अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का ये तीसरा अदबी फेस्टिवल, जिसमें हम तमाम लोग यहाँ जमा हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो रही है। इससे पहले आपने देखा कि अली नदीम रज़ावी साहब ने शाहजहानाबाद के तसव्वुर मदनियत पे गुफ्तगू की। अब इस सेशन में हम शाहजहानाबाद की हवेलियों पे गुफ्तगू सुनेंगे, जिस सेशन में हमारे साथ सतीश जैकब जी जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, और जनाब संदीप शंकर जी जो दिल्ली के बहुत मशहूर शाहजहानाबाद के हवाले से बहुत मशहूर एक मुसव्विर हैं, तस्वीरें लेने का फ़न इनका बहुत माहिर हैं, ये फ़ोटोग्राफ़र हैं। बड़े इनकी एक किताब है शाहजहानाबाद की हवेलियों पर, जिसमें शाहजहानाबाद की हवेलियों की जो इन्होंने तस्वीरें ली हैं और जो पेश की हैं, और आज जिन तस्वीरों को ये आपके साथ शेयर करेंगे और शाहजहानाबाद की हवेलियों के हवाले से आपको बताएंगे, उससे आपको बहुत कुछ मालूम होगा। सतीश जैकब जी के बारे में मैं क्या कहूँ कि छोटा मुंह बड़ी बात, बहुत मारूफ शख्सियत हैं। दिल्ली के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं इनका एहतराम करते हैं। बीबीसी से इनका ताल्लुक़ रहा, और शाहजहानाबाद बुनियादी तौर पर दिल्ली और पुरानी दिल्ली का कौन सा ऐसा मसला है जिसके मामले में जिससे ये वाकिफ़ नहीं है। सतीश जैकब जी आज हमारे दरमियान हैं। ये हमारे लिए, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के लिए बहुत मसर्रत की बात है। इस सेशन को शाहजहानाबाद की हवेलियाँ, इस सेशन को जो चलाएंगी और सतीश जैकब जी और संदीप शंकर जी से जो गुफ्तगू करेंगी, वो हमारी शरीके कार अलीशा अली साहिबा हैं। अलीशा इस पूरे फेस्टिवल की कन्वीनर भी हैं, इन्हीं की कोशिशों से, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें 80% कोशिशें जो है वो अगर इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने में हैं तो अलीशा और साजिद भाई की हैं। मैं बस 20% का जिम्मा ही ले सकता हूँ। तो अलीशा इस सेशन को चलाएंगी और इन दोनों बुजुर्गों से गुफ्तगू करेंगी, और ये दोनों बुजुर्ग शख्सियात हमें बताएंगी कि दिल्ली शाहजहानाबाद की हवेलियों के क्या मौज़ूआत हैं जिनको हमें जानना चाहिए। और मैं एक बात और कह के बस सेशन अलीशा के हवाले करूं कि अलीशा खुद दिल्ली की हवेलियों की माहिर हैं। इनका मौजू ही दिल्ली की हवेलियां हैं, तो इनसे ज़्यादा मौजू शख्सियत कोई नहीं था जो इस मौजू पर गुफ्तगू करे। अलीशा, अब मैं इस सेशन आपके हवाले करता हूँ, आप इसे चलाएं। बहुत शुक्रिया तालीफ। ख़वातीनो हज़रात आदाब। सबसे पहले मैं अतहर फ़ारूकी साहब और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे दिल के बेहद करीब मौजू शाहजहानाबाद की हवेलियों पर गुफ्तगू करने का मौका दिया, वो भी सतीश सर और संदीप सर से। तो कहा जाता है कि फेयरेस्ट सिटीज़ का जो इंटरेस्ट होता है वो वहाँ के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के रिचनेस पे बहुत डिपेंड करता है। शाहजहानाबाद का जो रिहायशी हेरिटेज है वो खुद ही में बहुत तारीखी है। जब मुग़ल सल्तनत डिक्लाइन करने लगता है, उसके बावजूद हवेलियाँ जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट सोशल कल्चर सेंटर्स के रूप में आगे आती हैं। और जब मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग अपनी किताब लिखते हैं दिल्ली की आखिरी शमा, तो उसका जो पूरा सेटअप और वेन्यू है वो भी एक हवेली होती है जहाँ पे ये दिल्ली का आखिरी मुशायरा किया जाता है। तो सतीश सर, आप तो एक लिविंग लेजेंड हैं पुरानी दिल्ली के, आपने वो सब जिया है। तो आपके हिसाब से कैसे ये हवेलियाँ जो थी वो कल्चर और सोशल लाइफस्टाइल का पुरानी दिल्ली के लोगों का एक एपिसेंटर बनी रही? जी, ये पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्रोग्राम में आपके साथ शिरकत कर सकूँ। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है वो ये है कि ये जो हवेलियाँ, अब ये मुझे ये नहीं मालूम कि ये हवेलियाँ क्यों कही जाती हैं।
मैं समझता हूँ कि इसलिए कहे जाते हैं कि जो मामूली मकान छोटे लोगों के, गरीब लोगों के, उनको तो कहते हैं मकान है, और कोई बड़ा आदमी है या समाजी लीडर है, उसका जो मकान है वो हवेली है। हवेली आजम खां, मेरे बचपन से जब से मैं होश संभाला है, मैं हवेली आजम खां के पास रहता था। तो मैंने जब आँख खोली और होश संभाला, तो सबसे पहले तो मुझे हवेली का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा और उसके मायने पता करने पड़े। और जहाँ तक शाहजहानाबाद की बात है, तो मैं ये देखता हूँ कि अंग्रेज़ों का ज़माना तो मुझे मालूम नहीं, 1857 के बाद जब वो आए, तो उन्होंने पुराने शहर का क्या हाल किया, तो खुदा ही जानता है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब उन्होंने हावी हो गए और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया दिल्ली पे, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि सिविल लाइन्स में जाके अपने लिए बड़े-बड़े घर बनाए और बड़े-बड़े लॉन बनाए। तो हम जो पुरानी दिल्ली के लोग थे, जब हम उधर जाते थे, जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया, तो हम कहते थे, अबे ले, अबे कितनी बड़ी-बड़ी हवेलियाँ बना दी इन अंग्रेज़ों ने। अबे इनके पास लंदन में तो इनके पास कोठरी हुआ करती थी, यहाँ पर ये आके ये बना ले। खैर, वो हमें बाद में पता लगा कि ऐसी बात नहीं थी, ये हवेलियाँ नहीं हैं, बड़े-बड़े घर हैं और इसके अंदर ये है, सब कुछ है। लेकिन एक बात ये है कि आज भी अगर कोई भी पुरानी दिल्ली जाता, तो हम लोग शाहजहानाबाद नहीं कहते, अब तो पुरानी दिल्ली कहते हैं। अगर आज भी आप पुरानी दिल्ली जाएँ और जैसे ही आप बाएँ हाथ को मुड़ेंगे विक्टोरिया अस्पताल से ऊपर जामा मस्जिद की तरफ जाने के लिए, तो आप ये देखेंगे कि पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में कितना फ़र्क है। पुरानी दिल्ली का अपना एक एटमॉस्फेयर है, एक अलग माहौल है, और रिक्शे ज़्यादा मिलेंगे, गाड़ियाँ बहुत कम मिलेंगी। और जब आप आगे चढ़ेंगे तो बाएँ हाथ से शाम को अगर आप जाते हैं, तो बाएँ हाथ से अस्पताल के बाद एक जगत सिनेमा आता है, उसके बाद से आप आगे जाइए तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक बाएँ हाथ को कम से कम 60-70 खाने के रेस्टोरेंट खुलेंगे आप। और इसके लिए पुरानी दिल्ली आज भी मशहूर है। जो हम नई दिल्ली में रेस्टोरेंट और जो अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब ये मलाई टिक्का है, ये कोफ्ते हैं, ये है, वो सब पुरानी दिल्ली से शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि नहारी, मैं एक दफ़ा पाकिस्तान गया, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, BBC के लिए काम करता था, तो मैं वहाँ गया, तो मुझे मेरे पुराने वहाँ दोस्त जो मिले पाकिस्तानी, वो कह रहे सभी भाई हम आपको अपनी नहारी खिलाएंगे, आपकी तरह खुश हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये बताओ, ये नहारी तुम्हारे को किसने सिखाई बनानी? तो वो ताज्जुब कर रहे थे। मैंने कहा देखो भाई, नहारी का मतलब होता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सुबह नहारी, नहार मुंह, उसको कहते हैं नहारी। और ये नहारी दिल्ली में जामा मस्जिद जब बन रहा था, शाहजहां बनवा रहे थे, तो सादतुल्ला खां उनके प्राइम मिनिस्टर थे, वो इंचार्ज थे कंस्ट्रक्शन के। और आप नीचे की तरफ जाइए, चित्त खबर की तरफ, तो एक गली है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा किचन था, और वहाँ पर 6-7 हज़ार लोग जो लाल किले और जामा मस्जिद के लिए काम कर रहे थे, उन सब का खाना वहाँ बनता था। और बड़ी-बड़ी देगें थी जो रात भर पकती थी और सुबह खोला जाता था, और ये सब लोग बैठ के वहाँ खाना खाते। कम से कम नहीं तो 7-8 हज़ार लोग सुबह उठ के वहाँ खाना खाते थे। और क्या खाते थे? तंदूरी रोटी, और जो गोश्त होता था उसको कहते थे नहारी। तो ये नहारी वहाँ से शुरू हुआ। और आज भी मुझे ये फ़ख्र है, और मैं नाज़ से लोगों से कहता हूँ, अपने दोस्तों से कहता हूँ, अगर तुम्हें नहारी खानी है तो पुरानी दिल्ली चलो, और वहाँ ये सब कुछ मिलता है। लेकिन मैं हवेलियों से अलग बात करने लगा, मैं अपने शहर का हर वक्त तारीफ़ ही करता रहता हूँ। खैर, तो जो हवेलियाँ आज भी जो हमारे यहाँ हैं, आप किसी भी एरिया में चले जाएँ, आप सीताराम बाज़ार चले जाएँ, वहाँ आपको हवेलियाँ मिलेंगी। वहाँ जो ज़्यादा हवेलियाँ मिलेंगी वो आपको मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदुओं की हवेलियाँ मिलेंगी। वहाँ पर हवेली हक्सर है, और ये हक्सर साहब कश्मीरी थे, और वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब शादी हुई तो बारात जब आई, वो सीताराम बाज़ार में आई, क्योंकि उनकी बेगम वहाँ थी। तो वहाँ पर बाएँ हाथ को चलिए, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हवेली एक सबसे आगे, थोड़ा सा कदम लगाइए तो आपको
उनकी जहाँ पर उनकी शादी हुई थी उनकी बेगम की, वो हवेली आज तक वहाँ मौजूद है। उससे आप आगे चलेंगे बाजार सीताराम में तो आपको एक आलमी दरवाज़ा आएगा बाएं तरफ, अंदर चले जाइए तो वहाँ पर कम से कम 15-20 हवेलियाँ हैं और बड़े बड़े सेठों की हैं। तो वहाँ पे सारे हिंदुओं की हवेलियाँ हैं और वो शुरू होती हैं सुल्ताना बेगम की जहाँ कब्र है। माफ कीजिएगा सर, क्या संदीप शंकर जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब ठीक हो गया। ठीक, अब आवाज Sorry, आ रही है। continue, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी भी आ रही है। सॉरी सर। संदीप अगर मेरी बात नहीं सुन रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इन चीजों को मैं संदीप को जब बता चुका हूँ जब ये किताब लिख रहे थे। ये मेरा जिक्र नहीं करते हैं किताब में, कहते हैं ये हमारी किताब है। खैर, तो अगर आप चांदनी चौक आ जाएं तो चांदनी चौक में जो सबसे मशहूर जो हवेली है वो है हवेली नमक हराम। आपने सुना है हवेली नमक हराम का किस्सा सुना है? वो बेचारा हम नमक हराम नहीं था, वो बहुत बड़ा सेठ था, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों की उसने मदद की थी जब बगावत हो रही थी तो उसका नाम नमक हराम पड़ गया था। तो हवेली नमक हराम आज भी वहाँ पर मौजूद है। उसके आगे डॉक्टर युद्धवीर सिंह की हवेली है और हैदर कुली बिल्कुल सामने है, हवेली हैदर कुली है, वहाँ पर भी बहुत बड़ी। और अब आप वहाँ से चले जाएं, एक तीसरी गली आती है, उससे आप चले जाएं तो वो आपको ले जाएगी लाल कुआं। लाल कुआं में, लाल कुएं से पहले दाएं हाथ को एक बहुत ही शानदार हवेली है, लेकिन वो हवेली अब वहाँ बहुत सारे लोग रहने लगे हैं, लेकिन दरवाज़ा जो है उस हवेली का आज भी वही है जो 1857 के वक्त था। वहाँ पर बहादुर शाह जफर की बेगम उनकी ससुराल थी, वो वहाँ रहती थी। और उससे आगे आप चले जाइए बल्ली मारान की तरफ, तो वहाँ तो आपको हर किस्म की हवेलियाँ मिलेंगी। तो हकीम अजमल खां की हवेली भी वही है। मिर्ज़ा गालिब की शादी नवाब लोहारू के ख़ानदान से हुई थी और उनका एक घर भी है। तो मिर्ज़ा गालिब तो शायर थे, बेचारों ने पैसे, अच्छे ख़ानदानी लोग थे लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, तो वो अजमल खां साहब ने उनको अपने यहाँ एक मकान और वो हवेली थी, वो उनको कहा कि आप यहाँ रहिए। तो वो इतने खुश हुए उस हवेली से, जब अपने दोस्तों से मिलने के लिए शाम को तैयार होकर निकले तो उनके जनाब कार में इत्र लगा हुआ था और जनाब उनका जो मलमल का कुर्ता था वो चमक रहा था। लेकिन जैसे ही बाहर कदम उठाया उन्होंने, दहलीज से बाहर निकले तो एकदम से अजान की आवाज़ होने हुई, तो अजान सुन के चौंक के खड़े हुए। तो लोग कहने लगे मिर्ज़ा साहब ये हवेली जो आपकी हवेली है इसके बराबर में ही मस्जिद है। तो उन्होंने वहाँ एक शेर पढ़ दिया और उन्होंने कहा कि एक मकान बना लिया है अल्लाह मियाँ के घर के सामने। तो ये उनकी वहाँ से उन्होंने शुरू किया और सामने हकीम अजमल खां का घर था। खैर वहाँ चले गए। तो मैं तो, अगर आप मुझे मौका देंगे, नहीं देंगे तो आपको ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी बंद नहीं हुआ और जितनी बातें आप कह सकते हैं मैं कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त मैं बेगम साहिबा आपसे कहता हूँ कि अब आपकी बारी, आप पूछिए क्या। जी सर, आपने बहुत ही हमें इतनी सारी हवेलियों से रूबरू करा दिया कुछ ही मिनटों में। अब मैं पूछना चाह रही थी कि जो त्योहार होते थे, जो ट्रेडिशन थे, जो रहन सहन था पुरानी दिल्ली का, वो इन हवेलियों से कैसे मिला जुला था? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हवेलियां खत्म हो रही हैं, एक वो रहन सहन का तरीका भी कहीं ना कहीं There is a breakdown somewhere. What has happened? सतीश आप बोलिए, मेरा ख्याल से सुनाई देगा। अच्छा जी जी जी। तो आप ये जो आपने कहा तीजों त्योहारों की बात और दिल्ली की बात, तो मैं सबसे पहले आपसे ये शुरू करूँगा कि जब रोज़ों का टाइम आता था, रोज़े, तो वो रोज़े आज भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि रोज़ों के दिनों में आप पुरानी दिल्ली जाएं और जामा मस्जिद से सीढ़ियों से सामने वो जो गेट नंबर 3 है, नहीं गेट नंबर 2 है, उसके सामने जहाँ पर जवाहर होटल वगैरह है उससे तो चलिए आगे, तो आपको शाम को और ख़ास तौर से चांद रात होती है और ईद से पहले जो चांद रात होती है,
आज भी वो आप जाके देखेंगे तो आपको वही नज़ारे मिलेंगे जो पुराने ज़माने में आज़ादी से पहले मिलते थे। लोग खुशियों पागलों की तरह कपड़े पहन के, और जो लड़कियाँ और बेगमें वहाँ पर एक बहुत स्पेशल बाज़ार लगता है सीढ़ियों के पास, और काफ़ी बैठ के वहाँ लोग बेचते हैं, और पूरी रात 2-2 3-3 बजे तक मजमुआ लगा रहता है और रौनक रहती है, और सब लोग वहाँ पर खुशी मनाते हैं। वो आज भी वहाँ पर होता है। और उस जी सर। रोज़ों के वक़्त सिर्फ़ मुसलमान लोग जो रोज़ा रखते हैं, जो हमारे दोस्त अज़ीज़ हैं, वो तो ख़ैर उनके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अगर हम भी रात को वहाँ पहुँच जाएँ, तो वो 1 मिनट में हमारे से गले मिलना, ईद मुबारक वहाँ से शुरू हो जाती है, और पूरी रात कबाब और आप कुछ भी खाइए, पूरे मतलब सुबह जाके आप सो सकते हैं। और वो जो नहारी का मैं ज़िक्र कर रहा था, वो इन दिनों में तो ख़ैर वो लोग भी रोज़े से होते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद तो जो सुबह वहाँ पर लाइन लगती थी नहारी के लिए, उसमें आपका नंबर आना बहुत मुश्किल होता था। बिल्कुल सर। सर अभी भी कुछ ऐसा सही है। सर मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो हमारा रहन-सहन था, आपने बताया, आपने मुझसे बात करते में बताया था कि जो पुरानी दिल्ली वालों का एक रहन-सहन है, वो कुछ लोग समझते हैं कि उतना ख़ास नहीं है, उतना एलीट नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इसलिए है, 2 वजहें, 2 वजूहात इनकी ये है। पहली तो ये है कि लोग उस माहौल से, उस कल्चर से वाकिफ़ नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ के लोग चाहे पैसे वाले भी हों, तो वो आपको दूर से नज़र नहीं आएगा, उनका पैसा आपको नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी नहीं मिलेंगी, क्योंकि गली में गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती। गा आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है, तो वो जामा मस्जिद के पीछे एक जगह है, वहाँ पार्किंग लॉट है, वहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। या डिलाइट सिनेमा के सामने आसफ अली रोड पे एक बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है, वहाँ पर आपको गाड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इस गाड़ियों की इसलिए बात करता हूँ, आपको जैसे बड़ी-बड़ी नई दिल्ली की जो कोठियों के आगे बड़ी-बड़ी रही मर्सिडीज़ और रोल्स रॉयस और ये कार मिलेंगी, तो उससे आपको ये अंदाज़ा होगा ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी, कोई बहुत बड़ा रईस यहाँ रहता है। पुरानी दिल्ली में आपको ऐसी कोई चीज़ बाहर नहीं मिलेगी किसी अमीर आदमी के घर के सामने। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो मियाँ साहब बाहर निकलेंगे, तो चारों तरफ से आवाज़ आएगी, मियाँ साहब सलाम वालेकुम, तो वहाँ से पता लगता है कि हाँ भाई, ये कोई आदमी, बड़ा आदमी आ रहा है। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं बहुत छोटा था, तो हम लोग सड़कों पे क्रिकेट खेला करते थे घर के सामने। उस वक़्त इतनी भीड़ नहीं होती थी जब मैं छोटा था। तो हमने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने हाथ पीछे बांधे हुए, और उनकी कांग्रेस की वो सफ़ेद टोपी लगाए हुए, और वो पैदल खराम चले आ रहे हैं। तो हम जितने लड़के खड़े थे, तो हमने कहा यार, वो कहते ये तो पंडित जी जा रहे हैं। तो एक ने कहा, अबे हाँ, ये जा रहे हैं, ये मौलाना अहमद सईद के घर जा रहे हैं। मौलाना अहमद सईद बड़े पक्के कांग्रेसी थे, आज भी उनका मकान मशहूर है। और हाशमी, आपने देखा कि हर साल एक शहीद, एक हाशमी, सफदर हाशमी के नाम एक हम लोग मनाते हैं, वो उसी खानदान में, मौलाना अहमद सईद के सगे भाई का खानदान है ये हाशमी वगैरह। उनका घर वहीं पर है, और उनके बिल्कुल सामने जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई थी, सर सैयद अहमद, उनकी हवेली भी सामने है। अब हवेली अंदर क्या है हमें मालूम नहीं, लेकिन उसका जो दरवाज़ा है उतनी आलीशान है, वो जो उस ज़माने में, आज से 150-200 साल पहले वो जब हवेली बनी थी। तो वहाँ के रहन सहन का तो ये स्टाइल है कि आपको बाहर से उसका अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे, जैसे हम लोग जब छोटे होते थे, तो शादी के बाद एक मुस्लिम, एक लड़की वालों के घर एक बहुत शानदार पार्टी होती है शादी के दूसरे तीसरे दिन, जिसको बोलते हैं वो हनीमून की शुरुआत होती है। तो उस दिन पूरे मोहल्ले को वो दावत दी जाती है। तो उसमें हम लड़के कहते थे, भाई फलानी गली में वहाँ शादी है और आज वहाँ जाके खाना खाना है। तो वहाँ पे हम जाके खाना खाते थे, और कोई हमसे ये नहीं पूछता था तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए। लेकिन उसी खुशी के साथ जैसे और मेहमानों का इस्तकबाल होता था, ऐसे ही हम लोगों का होता था। उसको कहते थे दावत वलीमा।
और आज भी मुझे कोई कहता है कि भाई उनकी वहाँ शादी है, तो मैं ये कहता हूँ, ये बताओ वलीमा कहाँ पर होगा, क्योंकि वलीमा में आपको कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास दावतनामा है या नहीं। तो ये हम लोगों के पुराने दिल्ली की एक रस्मात ऐसी हैं कि बड़ी इनफॉर्मल किस्म की चीज़ें होती हैं। और एक हवेली का मैं ज़िक्र करना आपको भूल गया, हवेली धर्मपुरा। अब वो हवेली धर्मपुरा जो है, वो एक बीजेपी का लीडर है, उसने बनाई है। अगर वो, मेरे ख्याल में अगर मोदी साहब को ये पता लग गया कि ये हवेली धर्मपुरा का मालिक ये है, तो शायद उसको वो उसकी मिनिस्ट्रीशिप छीन लेंगे उससे, क्योंकि उनका जो तरीका है रहने का, बातचीत का, वो बीजेपी की भाषा से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी सर। फिर सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी सारी हवेलियों के बारे में बात करने के लिए। संदीप सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने किताब जो सर ने बताया, सतीश सर ने, कि आपने किताब लिखी है पवन वर्मा सर के साथ, द मैंशंस एट डस्क, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कन्वर्सेशंस दैट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हवेलीज़ इन शाहजहानाबाद। और आज भी अगर किसी को हवेलियों पे काम करना होता है, तो श्यामा मित्रा चिन्नॉय मैम की किताब और आपकी किताब जो है, ये 2 चीज़ें हैं जो सब हर कोई उनको जाके रेफर करता है। तो आपने ये रेस्टोरेशन, कॉन्जर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हवेली के बारे में उस टाइम पे कैसे सोचा? और जब आपने ये काम करना शुरू किया, तो जो आर्किटेक्चर से जिससे आपकी मुलाकात हुई, उसने आपको कैसे ग्रीट करा? थैंक मैं असल में मेरा बचपन काफ़ी टाइम मेरा पुरानी दिल्ली में ही गुजरा है। मेरी नानी वहीं पे रहती थी और उनके घर पे हम बहुत जाया करते थे और रहा करते थे। तो फोटोग्राफी शुरू करने के बाद मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ पुरानी दिल्ली पे, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कॉन्शियसनेस में रहती हैं और हमेशा आपको याद करा दिलाती रहती हैं कि वहाँ क्या था, किस तरह से हम लोग घूमते फिरते थे, कोई किसी तरह का हमें डर नहीं था। किसी टाइम निकल जाइए आप, खाने पीने का हर वक्त कुछ ना कुछ मिलता था और एक बड़ी खूबसूरती थी उस वहाँ के रहने वालों में। पर मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे फोटोग्राफिकली किस तरह से डील किया जाए। तो पवन और मैं एक बार बैठे थे तो बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने उसी टाइम पे मिर्जा गालिब पे किताब करी थी, वो निकली थी। तो बोले कि यार एक किताब करी जाए एक कॉफी टेबल बुक फॉर्मेट में, जिस अच्छा पिक्चर्स का डिस्प्ले हो और पुरानी दिल्ली की हवेलियों पे करी जाए। उन्होंने उस टाइम में गालिब की हवेली जो थी बहुत ही बुरी हालत में थी, तो देखा यार ये तो अच्छा आइडिया है, एक मतलब फोकस पॉइंट हमें मिल गया। और फिर साथ साथ सतीश से भी बात हो गई, तो सतीश तो इंसाइक्लोपीडिया ही है पुरानी दिल्ली के, तो हमने कहा कि भाई अगले वीकेंड से हम लोग घूमना शुरू करते हैं और ढूंढते हैं। 89 की बात है, 88 89 ना सतीश, ऐसी थी। और हमने वहाँ पे जाके घूमना शुरू कर दिया। अब जब वहाँ एक्चुअली गए हम हवेलियाँ ढूंढते ढूंढते, तो उनमें हमें कोई घुसने ना दे, क्योंकि एक तो कैमरास थे और फिर पवन वर्मा ब्यूरोक्रेट हैं, तो मतलब थोड़ा हम कभी अंदाज दूसरा था। तो काम शुरू किया और फिर जो शूट करना था वहाँ, वो हमने देखा कि वो बहुत ही बुरी हालत में है, कहीं पे मतलब गंदा और डस्ट भरी हुई, और मतलब विजुअल उसको करना जो था, अगर हम बहुत गंदी गंदी तस्वीरें लेके आ जाते तो वो मतलब दिखाने के लायक नहीं रहती। तो फिर ये हुआ कि अब इसको कैसे डील करें, तो अपने साथ हम थोड़ा झाड़ू वाड़ू सब लेके चलते थे और सफाई पहले खींचने से पहले थोड़ी सफाई भी करनी पड़ती थी। जो पोस्टर्स चिपके होते थे उनको थोड़ा निकालना पड़ता था। तो इस तरह से हमने शुरू किया और फाइनली जो है हम कुछ कर पाए। मतलब अब मैं जब उस किताब को देखता हूँ, ये 30 साल पुरानी बात है, तो
चीज़ें बहुत बदल गई हैं, अवेयरनेस बहुत आ गई है। और मेरा ख्याल से आज के ज़माने में, अगर वही मैं सतीश से बात करता हूँ कि भाई इस काम को दोबारा से कुछ हमें करना चाहिए, इसको फ्रेश लीज ऑफ लाइफ देनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे ये लगता है कि ये थोड़ी आउटडेटेड, टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड लगती है किताब। क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो काम हो गया वो तो हो गया, लेकिन उस टाइम में इसका बहुत अहमियत थी। और जैसे आपने कहा पहली किताब थी जिसको अभी भी रेफरेंस की तरह से, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल। बट एज अ फोटोग्राफर आई फील अब डिजिटल का ज़माना आ गया है, हम बहुत कुछ ज़्यादा कर सकते हैं बिल्कुल, इसी बिल्कुल। इसी सब्जेक्ट जी, को भी दूसरी तरह से डील करेंगे, लेकिन इसको हमें दोबारा से करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल इस पे हमें काम करना चाहिए। तो आपने हाँ कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो मेरे साथ शेयर करी हैं, उन पे हाँ हम बात कर सकते हैं अब। बिल्कुल। ये कुछ कुछ दरवाजे हैं जो हमने शूट किए। इसमें पहला जो है वो एक मुस्लिम फैमिली का है, दूसरा ये कटरा नील में है, वो दरवाज़ा है किसी हिंदू फैमिली का। और तीसरी तस्वीर जो है वो क्लोजअप है, एक ये हवेली में जो बाहर खंबे से होते हैं उनका जो वर्क है उसका क्लोजअप दिखा रहा है। अगला चले। अब वहां पे ये घूमते घूमते हर जगह पे इतनी खूबसूरती है, मतलब पत्थरों का पे काम हुआ है, और वो एक स्टोरी अपने आप में बताती है। तो ये भी हम, मतलब अनआइडेंटिफाइड बिल्डिंग है लेकिन सर बड़ी ये खूबसूरत। तस्वीर वालों की हवेली है ये। तस्वीर वालों जी, की है। जी, मेरी अच्छा रिहाइश इसी के पास है, बड़ी अच्छा धर्मशाला के अच्छा पास। अच्छा जी, जी। अच्छा। चलिए, बहुत खूबसूरत है। और उसमें जैसे वो लेडी काफी उम्र की हैं, वो बैठी हुई हैं, कुछ लाइट, कुछ पुरानी दिल्ली में लाइटिंग की भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जो वो लाइट है उसको हमने यूज करा। और हमारे जो मेन पिलर पे जो सारी कार्विंग है उस पर बड़ी अच्छी लाइट पड़ रही थी, तो ये हमें थोड़ा फेवर कर गई। ये भी एक दरवाजा है, इसके अंदर हवेली है। अब आप दरवाजे की हालत देख सकती हैं क्या है। ये बहुत सफाई करने के बाद है। और एक रिक्शे वाला बैठा हुआ आराम से वहाँ अपना गर्मी के दिन काट रहा है। उनकी तो डे टू डे लाइफ में ही चलता है ये सारा। सिमिलरली टेलर हैं, बड़े खूबसूरत कार्विंग के साथ बैठे हैं, काम कर रहे हैं। इनको तो शायद नोटिस भी नहीं करते होंगे ये क्या खूबसूरती है इसमें पीछे। नेक्स्ट देखें। ये चांदनी चौक की तस्वीर है, किस तरह से हैफेजर्ड वेज में ये इसमें लोग बना लेते हैं अपना जहां पे मर्जी। कोई आर्किटेक्चरल इसमें ब्यूटी नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर ये जो दो कमरे नजर आते हैं मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट देखें। हाँ, ये छुन्नामल की हवेली है चांदनी चौक में। इसका फैसाड चांदनी चौक में कितना लंबा है, और अभी भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन्ड है। इन्होंने नीचे दुकानें बनवा दी हैं, लेकिन अब उसका क्या किया जा सकता है वो तो पर ये अभी भी वेल मेंटेन्ड हवेली है। ये भी छुन्नामल हवेली की ही दो पिक्चर्स हैं। इनके बहुत बड़ा क्लॉक वर्क है, ये अंदर उनके कमरों की है। शैंडिलियर्स लगे हुए हैं अभी भी वैसे ही,
और अंदर उसी तरह के पुराना फर्नीचर वगैरह भी रखा हुआ है उन्होंने। नेक्स्ट देखें, ये बेगम समरू की हवेली कहलाती थी, अब तो भागीरथ पैलेस है ये के नाम से जाना गया है। और बेगम समरू का तो मतलब उनका लाइफस्टाइल फर्क ही था बिल्कुल। शी वॉज मैरिड टू अ फ्रेंच जनरल आई थिंक, और उन्होंने ये बनवाई थी। अब यहाँ पे बैंक्स का है। अंदर जो इसमें काम हुआ हुआ है बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो हम फोटोग्राफ नहीं कर पाए क्योंकि परमिशंस नहीं मिली। बैंक्स के स्टोर स्ट्रॉन्ग रूम्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे, लेकिन फसाड अभी खुला वैसा ही है। ये पुरानी हमें बेगम समरू की हवेली की पुरानी पेंटिंग्स, इलस्ट्रेशंस मिली जो बड़ी खूबसूरत थी, तो हमने अपनी किताब में रखी हैं। जी, ये जीनत महल है। देखिए उस हवेली का क्या हालत बनी हुई है। जीनत महल तो किसी ज़माने में बहुत खूबसूरत होता था, जिसके अंदर एक स्कूल, एमसीडी का शायद स्कूल है, वो चलता है। और हवेली में सिर्फ ये ही बचा है, बाकी तो कुछ है नहीं। ये जीनत महल का दरवाज़ा है, जहाँ पे किसी ने अपनी चाय की छोटी सी दुकान खोल रखी। ये दरवाजे में अभी भी जो है वो आयरन के स्पाइक्स लगे हुए हैं और बहुत मजबूत दरवाज़ा है। जी, ये जीनत महल की बैल्कनी से खींची है। ये भी जीनत महल के पास में एक और बिल्डिंग है, उसका दरवाज़ा है जो बहुत पुराना है। अब ये तो हालत थी ये गालिब की हवेली उस जमाने, उस टाइम में थी। अब तो बिल्कुल बदल गई है, लेकिन इसका बहुत बुरा हाल था। इसमें एक कोई छोटी सी फैक्ट्री भी चलती थी, और ये गालिब साहब का रहने का एरिया था, जहाँ पे अब देख रहे हैं आप सिर्फ रूइंस बचे हुए हैं, बचे थे उस टाइम पे। अब तो मैं गया नहीं हूँ, देखा नहीं अब क्या हाल है। ये इन हवेलियों में ये एयर डक्ट्स होती थी कई जगह पे, जो जहाँ से ऊपर से हवा आके अंदर कमरों में फैलती थी। वे एक हवेली में हमने देखा कि डेजर्ट कूलर रखा हुआ उसकी जगह, क्योंकि शायद अब हवा नहीं आती होगी, तो उन्होंने अपना डेजर्ट कूलर लगा लिया इसमें डक्ट में। ये एहसानुल्लाह खान साहब की हवेली है। इसमें भी हमें एंट्री नहीं मिली, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत हवेली है। लेकिन हमने एक इसके ऊपर जाके एक तस्वीर खींच पाए जहाँ से दिल्ली का नज़ारा दिखता था। ये नमक हराम की हवेली है, जिसकी अभी सतीश बात ही कर रहे थे। वहाँ पे कोयले की टाल होती थी उस जमाने में, अभी भी है शायद, अभी भी वैसी है। ये नमक हराम की हवेली के अंदर का है। ये गेट का एक क्लोजअप है, जिसमें उसमें काम जो हुआ है वो नज़र आता है। और बिजली की तारें तो खैर हर जगह ही खराब करती हैं। फाउंटेन देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। अगले देखिए, ये हक्सर की हवेली है सीताराम बाजार में, जिसमें अब सिर्फ बचा ही कुछ नहीं है बेसिकली।
इसमें एक हलवाई ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, वो यूज़ करता है, और उसने अभी हमें ऊपर बड़ी मुश्किल से जाने दिया था, ये याद है। सतीश का तो काफ़ी घर के पास थी, इनको इनको तो पूरा आइडिया इसके हवेली का। ये भी हक सर की हवेली है, बुरे हालों में है। ये एक हवेली के अंदर का हमने शूट किया था। कलर जो है इसमें, जो ब्लूज और ग्रीन्स यूज करते थे, बहुत ही खूबसूरत थे कलर्स थे ये, और मतलब पिक्टोरियली बहुत अच्छे शो दिखाई देते हैं। ये मैंने धर्मपुरा हवेली जो जिसकी सतीश बात कर रहे थे, विजय गोयल साहब की है, उन्होंने इसको बड़ी अच्छी तरह से कंजर्व करवाया है। और बता रहे थे, विजय बताते हैं कि उन्होंने 7-8 साल इस पे काम किया, उसके बाद जाके पहले तो परमिशंस मिलना ही बड़ा मुश्किल काम था ये काम कराने के लिए। फिर उसके बाद इस तरह का इंट्रिकेट काम करने के लिए उनको कारीगर बड़ी मुश्किल से मिले, और उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो ये उनकी धर्मपुरा हवेली की तस्वीर है। इसमें आप सिमेट्री देखिए, हर जगह इतना हर चीज़ वेल बैलेंस्ड खूबसूरत नज़र आती है। आई थिंक अब तो ये बड़ा एक होटल की तरह यूज़ करते हैं शायद, इन्होंने किसी शायद वेलकम ग्रुप के साथ टाई अप करके इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन आई एम श्योर यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस ही अलग होगा विद आजकल की एमिनिटीज के साथ। ये भी उसी हवेली की है आफ्टर कंजर्वेशन। ये एक फ्रेंच डिजाइनर आई थी हिंदुस्तान, उन्होंने वो मुझे चाह रही थी कि मैं अपने फोटो जर्नलिज्म के जॉनर में उनका एक फैशन पोर्टफोलियो करूं, और इनके कपड़ों में बड़ी ही एक पुरानी किस्म के फील थी। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप इस बैकग्राउंड में और पुरानी दिल्ली की हवेलियों में चल के देखिए, और फिर हम वहाँ पे कुछ शूट करें। तो ये मैरी क्लेयर मैगजीन है, फ्रांस का बहुत बड़ा मैगजीन है। इनका पहले इंडिया में भी एडिशन होता था, उसके लिए हमने किया, और इसमें उन्होंने टोटली 14 पेज का डिस्प्ले हमें अपने फैशन के उसमें दिया था। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा कनेक्ट अपना रखा हुआ है हवेली के, पर इसको भी अब काम करे हुए मेरे को 12 साल हो गए। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सर, और जितनी जो तस्वीरें आपने उस टाइम में डॉक्यूमेंट कर ली उन हवेली को, अब उनकी हालत इससे भी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। तो ये जो आपने काम करा है, ये एक हिस्टोरिकल आर्काइव बन गया है, जो कि हम सब आगे जाके हमेशा रेफर करते रहेंगे। सतीश सर, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जो हवेलियों में सहन का कॉन्सेप्ट होता था और प्रिवेसी के हिसाब से जो उनका आर्किटेक्चर होता था, उसके ऊपर आप कुछ बात करना चाहेंगे? बिल्कुल करना। शुक्रिया, मुझे मौका दिया आपने। जब ये हम देख रहे थे संदीप शंकर की ब्यूटीफुल शॉट्स, तो हवेलियों में एक किनारी बाजार में एक हवेली है, वो उसको कहते हैं नौघरा 9 हाउसेस अंदर है। वहाँ पर एक वो बंद पड़ी है, लेकिन मैंने खुलवा के उसको देखा, तो उसका जो सहन है, उर्दू में हम लोग उसे आंगन बोलते हैं, उसका एक फ़ायदा ये था कि सब लोग पर्दा होता था, बेगमात अपना करती थी, तो ये सर्दियों में ख़ास तौर से खाना वाना खाने के बाद धूप सेकने के लिए यहाँ पर मोड़े होते थे, और उन मोड़ों पे बैठ के कोई स्वेटर बुन रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कोई छालिया काट रहा है, क्योंकि बगैर पान के तो ज़िंदगी बेकार थी पुरानी दिल्ली में।
हर एक को पान ऑफर किया जाता था। तो सहन के, और बच्चे भी वहाँ सहन में खेला करते थे। और हम जब थोड़े बड़े हुए तो हमें ये चाह होते थे कि सर्दियों में ये देखें कि आस पड़ोस में जो लड़कियां हमारी उम्र की हैं उनको हम अंदर जाके तो देख नहीं सकते थे। तो पतंग उड़ाने के बहाने हम छत पे चले जाते थे, और वो सर्दियों में धूप सेकने ऊपर वहाँ आया करती थी। तो आप उसको कुछ भी समझ लीजिए कि हम उनको देख रहे हैं या वहाँ पर कोई रोमांस या इश्क हो रहा है। लेकिन वो सहन अगर नहीं होता तो हम लोगों नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो लोग नीचे बैठते थे, हम छत पर होते थे। तो सहन का ये बहुत ज़रूरी रोल था उस ज़माने में, ख़ास तौर से लड़कों के लिए जो बढ़ रहे थे, उम्र में बढ़ रहे थे। और सर हवेलियों के हवाले से त्योहार कैसे बनाए जाते थे इन हवेलियों में? और जैसे आपने पतंग उड़ाने की बात कही और दोपहर की बात की, तो ऐसे कोई आपको आपकी फेस्टिवल को रिलेटेड कोई आपकी मेमोरी है हवेली में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, एक हिंदुओं का त्यौहार पड़ता है जब जब मौसम बदलता है। ख़ास तौर से गुजरात में उसका बहुत ज़्यादा रिवाज है। दिल्ली में भी बेहद पॉपुलर था। उस वक़्त पतंगें बहुत उड़ती थी। आज भी पुरानी दिल्ली में उस दिन सुबह ही सुबह से पतंगें उड़ना शुरू हो जाती हैं। वो एक ऐसा फ़ेनोमेनन है जिसमें ये है कि जो सूरज है वो सर्दियों में पीछे चला जाता है और गर्मियों में धरती के करीब आ जाता है। तो उस वक़्त ये होता है, मुझे वो संस्कृत का नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरी ज़ुबान उर्दू है, हिंदी मुझे बहुत कम आती है। तो उन त्यौहार के ऊपर सब लोग पतंग उड़ाते थे और पूरे-पूरे दिन बच्चे पतंगों को लूटा करते थे। और जो त्यौहार होते थे वो ऐसे होते थे जैसे होली का त्यौहार है। होली सब मनाते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। गलियों में बेतहाशा लोग, और बड़े खुशी से होली बनती थी। ऐसे ही दिवाली पे दिए जलते थे और हम भी दिए जलाते थे और बड़ा अच्छा लगता था। और शादियों ब्याह में औरतें गाना वाना गाती थी और वो एक एक हफ्ते तक वो चलता था शादी से पहले, और उसमें बड़ा मज़ा आता था क्योंकि वो जो खाना बढ़, हमें तो खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। तो हम खाने के लिए बैठते थे कि भाई अब खाना शुरू होगा तो खाना खाया जाएगा। तो पुरानी दिल्ली में इतनी रौनक होती थी और आज भी है। और रवन्नक हम कहते हैं लेकिन लोग रवन्नक सोचते नहीं, वो रौनक की बात कर रहा हूँ। कितनी चहल-पहल, कितनी खुशियाँ, तो वो सब हम लोग किया करते थे और वो हर त्योहार पे होती थी। होली पे, दिवाली पे, दशहरा पे, ईद पे। और वो जब दशहरा होता था तो तुर्कमान गेट के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान है, वो आज भी है, वहाँ पर रामलीला मैदान कहलाता है। और वहाँ पर पतंगें उड़ती थी और पतंगें उड़ती थी रंजीत होटल के ऊपर तक, पतंग के पेच लड़ते थे और हम वहाँ पर बड़े-बड़े बाँस लेके खड़े होते थे पतंगें लूटने के लिए। और वो अभी भी पतंगें वहाँ उड़ती हैं और उनको देख के बड़ा मज़ा आता है। और लाल किले के सामने भी पतंगें बहुत उड़ती हैं। और अब शुरू हो जाएगा मौका, होली हो चुकी है और अब ये चलेगा बरसात तक, पतंगें खूब उड़ेंगी पुरानी दिल्ली में। बिल्कुल सर, ऐसे ही यहाँ पे पतंगे उड़ती रहती हैं। संदीप सर के लिए अतहर फारूकी सर ने एक रिक्वेस्ट की है और सवाल भी किया है कि आप जल्द ही अपना काम हवेलियों पे अपडेट करें और इसकी हमें काफ़ी ज़रूरत है और जल्द से जल्द इसका दोबारा डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू करें। जरूर जरूर, ये सतीश के लिए भी है क्योंकि हम दोनों को जी ये सर। काम साथ ही करना है। जरूर इसको करेंगे और देखते हैं किस तरह से इसकी बुक को हम एक शेप दे सकें और वो आएगी। बिल्कुल। लेकिन एक बार सोच लिया है तो इसको करना करेंगे। जरूरी है। और अब आपके उससे तो हमने अनाउंस भी करवा दिया है कि हम ये कर रहे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है, अब किताब ऑफिशियल आएगी। अनाउंसमेंट हो गया तो शायद हमें थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी, एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी कि लोग हमें बिल्कुल। थोड़ा अपने हवेलियों में घुसने भी देंगे। हमारा पिछला वाला जो एक्सपीरियंस था वो बदल सकता है इसके। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर इंशाल्लाह उर्दू घर के प्लेटफॉर्म से ही लॉन्च भी कर सकते हैं किताब। जरूर जरूर जरूर। हाँ, ये तो प्लेटफॉर्म तो बेहद बहुत जी, जबरदस्त है। इसके इससे तो रीच जो है सही लोगों तक
पहुंचेगी। जो सिर्फ बेशक। बातें करते हैं इन चीज़ों की कंजर्वेशन की, सिर्फ वहीं तक नहीं रह जानी चाहिए। जी, जी, बेशक, बेशक। बहुत शुक्रिया सतीश सर और संदीप सर आपके टाइम के लिए, अपनी इतनी खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए, इतनी खूबसूरत यादों को हमसे शेयर करने के लिए। तलीफ, यू कैन टेक ओवर नाउ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अलीशा आपका, सतीश जैकब जी का और संदीप शंकर जी का। मैं एक बात संदीप जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो दिल्ली की हवेलियाँ जिनकी आपने तस्वीरें शेयर की, मेरे ख्याल से बहुत सारी हवेलियाँ अभी भी ऐसी हैं जिनकी तस्वीरें आमतौर पर नहीं मिलती और जिनकी तस्वीरें खींची भी नहीं गई हैं। तो क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिस या कोई फोटोग्राफर आपकी नॉलेज में ऐसा है, आपकी या सतीश जैकब जी की, जो क्योंकि आपकी किताब में 9-10 हवेलियों का जिक्र है, उसके अलावा बहुत सी हवेलियां ऐसी हैं जिनका तस्करा नहीं है। और इन हवेलियों के अलावा जैसा कि सतीश जी ने पहले कहा था कि मकान, हमारे जो पुरानी दिल्ली में जो मकान थे, उन मकानों को आप बड़ी हद तक हवेलियों से भी अलग नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मकान थे, बड़े तारीखी लोगों के मकान थे। तो मिसाल के तौर पर सर सैयद के मकान की तो तस्वीरें अब बहुत हैं, मगर बहुत सारे लोगों का मकान जो है वो मिलता भी नहीं है। मिसाल के तौर पर वो सर सैयद के जो नाना थे, फरीद साहब, उनका मकान अब नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सी, क्या इस पर कुछ आपकी मालूमात में या नॉलेज में है कि कुछ काम हो रहा है इस हवाले से? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया है, लेकिन ना कुछ पता लगा है, लेकिन हम खुद जरूर करना चाहेंगे ये काम। और ये बहुत लंबा काम है, ये आसान नहीं है। इसमें हमें एक चीज मैं भी चाहता हूँ इससे पहले कि हम बंद करें। हमारी उर्दू जुबान में बहुत से ऐसे मुहावरे हैं जो पुरानी दिल्ली से शुरू हुए हैं। एक तो उसमें यह है कि कोई आदमी अपनी शेखी बगारे, कपड़े बड़े पहन के और ऐसा बिहेव करे जैसे नवाबजादा है, तो हम कहते थे अबे तू अफलातून का बच्चा है, अबे अफलातून की औलाद है। तो हमें ये नहीं पता था उस वक्त कि अफलातून क्या होता है। वो मेरे फादर ने कहा कि तुम जानते हो जिसका तुम ले रहे हो अफलातून। अफलातून जो थे मीर मुनव्वर अली थे, जो जिनका लाल कुएं में बहुत बड़ी हवेली थी, और एक बहुत ही खूबसूरत किताब अहमद अली ने लिखी है जिसका नाम है सनलाइट ट्वाइलाइट इन दिल्ली। ट्वाइलाइट इन दिल्ली। वो उसके बिल्कुल करीब रहते थे। तो हम बार बार ये जो कहते हैं तो अफलातून का बच्चा है, वो नवाब साहब को अफलातून कहा जाता था, क्योंकि उनका जो रहन सहन और उनकी कपड़ों की चॉइस और वो जो अंगूठियां पहनते थे, लोग उनकी कॉपी किया करते। तो कहते यार ये अफलातून है, बड़े रईस को अफलातून कहा जाता था, और उसको हम मजाक में टालते थे कि तू अपने आप को अफलातून का बच्चा समझ रहा है। तो ये हमारे दिल्ली के मुहावरे थे इस किस्म के। यही संदीप जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था। अगर मैं चाहूँगा कि आप इस पे तवज्जो दें, और अलीशा भी गालिबन जो हवेलियों के हवाले से काम कर रही हैं वो इसी नौइयत का है, जिसमें बहुत सारी हवेलियाँ जो है वो उनको सामने लाया जाएगा। मैंने खुद जब इस फेस्टिवल को करने से पहले 1.5-2 महीने तक अतर फारूकी साहब के हुक्म पर पुरानी दिल्ली का दौरा किया, तो मैंने बहुत सारे मकानात और बहुत सारी हवेलियों की तस्वीरें ली। लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी बहुत ज़्यादा इस बात की गुंजाइश है कि हवेलियों को और मकानों को और फाटकों को तलाश किया जाए और उनकी तस्वीरें जो है जमा की जाए। तो अंजुमन के इस फेस्टिवल में आपने जो अपनी आलिमाना गुफ्तगू की और सतीश जैकब जी ने जो बातें हमारे साथ शेयर की, यकीनन हम इसके लिए तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। मैं अंजुमन के सदर जनाब सदीकुर रहमान किदवाई साहब की तरफ से, अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी अतर फारूकी साहब की तरफ से, और अंजुमन के जितने भी अराकीन हैं उन सब की तरफ से, और अलीशा जी यहाँ मौजूद हैं, इनका मैं शुक्रिया इसलिए अदा नहीं करूँगा क्योंकि ये खुद हमारा हिस्सा है।
और लेकिन इसलिए ज़रूर अदा करूँगा कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस सेशन को चलाया। तो अलीशा जी, आपका इस सेशन को चलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही अगले सेशन में आप लोगों से मिलेंगे, जो सोहेल हाशमी साहब और अशोक माथुर जी का सेशन है, जिसमें हम दिल्ली के मंदिरों और मस्जिदों के बारे में इन दोनों से जानेंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि उसमें जुड़िए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।